तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो इस ऐसे को मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करा दूँ। एक बार हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। बहुत आसान ऐसे है, कुछ भी नहीं है इस ऐसे में। मतलब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ, वो बात अलग है कि ऑडिट में रटने का काम है तो वो रटना पड़ेगा बैठ के, लेकिन वैसे ऐसे बहुत ईजी है। ईजी। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऐसे 610 बात करता है कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ कर सकता है इंटरनल ऑडिटर का इन ऑडिट। वो इंटरनल ऑडिटर का कैसे यूज़ कर सकता है? या तो उसका जो पास्ट वर्क है, जो उसने अभी तक पुराना जो भी काम कर रखा है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट यूज़ कर ली, उसके पेपर्स यूज़ कर लिए, तो उसको यूज़ कर ले एक्सटर्नल ऑडिटर। या फिर वो उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले ले इंटरनल ऑडिटर की। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब है कि वो हेल्प ले ले उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर। अब हेल्प के लिए ना हम बाद में पढ़ेंगे कि डीएसआर करना पड़ेगा। डीएसआर का मतलब है डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। मतलब अगर वो उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस लेता है तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी: डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू उसके काम को। ठीक है, ये तो बात हुई कि हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर का। अब हमने देखा कि हम पास्ट वर्क यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। जो ये काम, जैसे अब ऑडिटर उसका काम यूज़ कर रहा है, उससे काम करवा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर भी एक्सटर्नल ऑडिटर ही होगा। इंटरनल ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सटर्नल ऑडिटर के इस ऐसे से। वो क्या ये डिसाइड करता है, डिसाइड करेगा कि क्या वो यूज़ करे काम को। डिसाइड टू यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगर वो यूज़ करेगा तो क्या वो एडिक्वेट है भी काम या नहीं। और अगर वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले, डीए का मतलब है डायरेक्ट असिस्टेंस ले, तो वो डीएसआर करे, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब वो ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो यूज़ करे या ना करे, ये डिसाइड करे। यूज़ करेगा तो क्या वो एडिक्वेट है भी या नहीं। और अगर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है तो वो डीएसआर करे। ठीक है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मेन क्रक्स ये था इसका। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएट। अब हम शुरू करते हैं कि क्या वो यूज़ करेगा, एडिक्वेट है या नहीं। ये सब जानने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो काम है इंटरनल ऑडिटर का, उसको यूज़ करे ना करे। यूज़ करने के लिए जो डिसीजन लेंगे उसमें 3 चीज़ें देखेंगे। OCD, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे कि क्या वो डिपेंडेंट तो है, डिपेंडेंट है या नहीं। डिपेंडेंट बोल रही हूँ मैं। इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, क्या वो कैपेबल है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, वो एक्सपीरियंस है या नहीं। D4 डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कि क्या वो जो काम करता है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ और क्वालिटी कंट्रोल के साथ करते हैं नहीं। तो हमने क्या देखा कि यूज़ करेंगे उसके काम को, उसके लिए OCD देखेंगे। O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, C फॉर कॉम्पिटेंस, D फॉर डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है इंडिपेंडेंट है या नहीं, कॉम्पिटेंस का मतलब है कैपेबिलिटीज़ और उसके पास एक्सपीरियंस है यानी। डी का मतलब है डिसिप्लिन्ड अप्रोच, जिसका मतलब है कि वो प्रॉपर प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ वगैरह के हिसाब से करता है या नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितना काम करा सकते हैं। NT नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कितना करा सकते हैं हम उससे और इंटरनल ऑडिटर से। जब मैं उससे बोलूँ इसका मतलब है मैं इंटरनल ऑडिटर की बात कर रही हूँ, और हम बोलूँ तो मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, रूटीन ऑडिट प्रोसीजर करा सकते हैं जिसके अंदर लेस जजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने एक चीज़ और लिखी है, रूटीन काम करा सकते हैं लेकिन हाई जजमेंट हुआ तो नहीं करा सकते उस रूटीन काम में। तो रूटीन काम करवा सकते हैं जिसमें लेस जजमेंट हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं रूटीन काम की, जैसे कंट्रोल टेस्टिंग हो गया, इन्वेंट्री काउंट हो गया, ट्रांजैक्शन की ट्रेसिंग कराना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिसके अंदर लेस जजमेंट चाहिए। वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर करा सकते हैं जिसके अंदर लेस जजमेंट चाहिए। और स्मॉल सब्सिडरी की ऑडिट करा लो। मतलब ये एग्जांपल है कि हम कौन कौन से काम ऐसे हैं जो करा सकते हैं जिसमें लेस जजमेंट चाहिए। कंट्रोल्स के लिए कुछ ज़्यादा जजमेंट नहीं चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल काउंट्स करने के लिए तो भाई गिनना ही है, क्या ही जजमेंट इसमें। ट्रांजेक्शन की कोई ट्रेसिंग करनी है तो उसमें भी जजमेंट नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें करा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि OCD चेक करेगा ऑडिटर पहले। उसके बाद हमने ये देखा कि रेगुलर ऑडिट प्रोसीजर को यूज़ कर ऑडिट प्रोसीजर करवा सकते हैं जिसमें लेस जजमेंट चाहिए। उसके हमने एग्जांपल पढ़े। अब एडिक्वेसी देखेंगे कि क्या जो स्पेसिफिक वर्क हम करा रहे हैं
वो एडिक्वेट है भी या नहीं। हमने कहा था ना 3 चीज़ें देखनी है कि पहले तो डिसाइड करेंगे काम कराएं ना कराएं। डिसाइड हमने कैसे किया, OCD से, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्टिव भी है, कॉम्पिटेंट भी है और डिसिप्लिन अप्रोच भी यूज़ कर रहा है। अब हमने कहा था कि उसका काम जो है यूज़ करना एडिक्वेट है, उसको जो काम है यूज़ करे वो एडिक्वेट भी है या नहीं। तो एडिक्वेसी के लिए हमने क्या चेक करा, हमने चेक करा, एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो ट्रेंड और प्रोफिशिएंट है या नहीं, ठीक है, जो वर्क है वो प्रॉपरली सुपरवाइज और रिव्यू होता है या नहीं उसका, ठीक है, ऐसे में सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले या नहीं। मतलब वो ये चेक करेगा कि उसका काम एडिक्वेट है भी या नहीं। कैसे पता चलेंगे कि वो ट्रेंड इंसान है भाई, उसका काम सुपरवाइज भी हो रहा है, उसके बाद जो सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस हैं वो उसे मिले भी हैं, मतलब उसे एविडेंस भी मिले हैं, कंक्लूजन जो उसने दिया है वो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसिस में, और उसके वर्किंग पेपर्स के हिसाब से मैच भी कर रहा है, वर्क के हिसाब से मैच भी कर रहा है, कोई अनयूजुअल मैटर, कोई एक्सेप्शन थी वो भी प्रॉपरली रिजोल्व करी है। मतलब कि हम कब कहेंगे कि वो काम एडिक्वेट कर रहा है, यानी कि वो भाई वो इंसान जो है भाई ट्रेंड इंसान है, ठीक है, और जो भी वो काम कर रहा है ना वो सुपरवाइज और रिव्यू होता है उसका काम पहले, फिर उसने जो सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं ना वो भी ठीक है, उसने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं वो सर्कमस्टांसिस में अप्रोप्रिएट है, और उसने जो जो भी काम करा है उससे कंसिस्टेंट है, और कोई भी एक्सेप्शन है वो प्रॉपरली रिजोल्व भी हो गई है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, हमने करा कि हम डिसाइड करेंगे क्या क्या काम देंगे, क्या क्या काम देंगे, और जो काम देंगे वो उसको यूज़ करना उसके लिए एडिक्वेट है भी यानी हमारे लिए। अब देखो, अब हम आते हैं, ये हमारे 3 पॉइंट जो थे ना ये थे हमारे इससे रिलेटेड। अब हम करेंगे डायरेक्ट असिस्टेंट ले या ना ले, डायरेक्ट असिस्टेंस ले या ना ले। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले रिटर्न अग्रीमेंट बनाएंगे। हम 2 रिटर्न अग्रीमेंट बनवाएंगे, एक तो रिटर्न अग्रीमेंट बनवाएंगे मैनेजमेंट के साथ, 2 लोगों के साथ बनवाएंगे, एक इंटरनल ऑडिटर के साथ। मैनेजमेंट के साथ जो रिटर्न अग्रीमेंट बनवाएंगे उसमें हम ये लिखेंगे कि मैनेजमेंट जो है इंटरनल ऑडिटर को अलाउ करेगी कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, और मैनेजमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी भाई, मैनेजमेंट आके अपना टांग नहीं अड़ाएगी, मैनेजमेंट हम दोनों को जैसे हम काम कर रहे हैं करने देगी, और इंटरनल ऑडिटर को अलाउ करेगी कि भाई वो मेरी इंस्ट्रक्शंस माने, एक्सटर्नल ऑडिटर के इंस्ट्रक्शन माने। और इंटरनल ऑडिटर के साथ हम ये अग्रीमेंट करेंगे कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं कि सारी बातें जाके मैनेजमेंट को बता रहा है हमसे पहले, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेगा, और कोई थ्रेट आ रहा है अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा। जब भी कोई थ्रेट आए ऑब्जेक्टिविटी पे तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर को पहले बताएगा कि भाई देखो ये थ्रेट आ रहा है, ताकि वो डिसाइड करेगी उससे आगे काम कराना है नहीं कराना है, ठीक है। अब कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर जो है डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं दे सकता, ठीक है, वही बातें हैं हमने कहा था ऊपर, हाई जजमेंट एरियाज में नहीं दे सकता तो सिग्निफिकेंट जजमेंट एरियाज में नहीं दे सकता, हाई रोमम एरिया में नहीं दे सकता जहाँ पे रोमम हाई है, ठीक है। ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर एक ऐसे काम में इन्वॉल्व है और उससे रिलेटेड काम ही हम उससे करवा रहे हैं तो वो भी नहीं करवा सकते हम उससे, ठीक है, रिलेटेड वर्क नहीं करवा सकते जिसमें इंटरनल ऑडिटर पहले इन्वॉल्व है। और डिसीजन एज पर दिस ऐसे मेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर के हिसाब से जो भी उसको सही लगता है वो ले सकता है। मतलब मेन तो ये 3 चीज़ें, हाई रिस्क एरिया, हाई रोमम एरिया, जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट जहाँ पे, और रिलेटेड वर्क, ठीक है, ये 3 काम नहीं करा सकते। ऊपर हमने खाली देखा था कि रूटीन वर्क करा सकते हैं, हाई जजमेंट एरिया वाला नहीं करवा सकते, तो वही चीज़ है बेसिकली है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक डेफिनेशन दी गई है कि सिग्निफिकेंट एग्जांपल दिए गए हैं कि इसके एग्जांपल क्या क्या, सिग्निफिकेंट जजमेंट एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन रिलेटेड, कि हम ऑडिटर से ये नहीं, इंटरनल ऑडिटर से ये नहीं कह सकते भाई चेक करियो कि फर्म की गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है भी या नहीं, तो भाई ये काम इंटरनल ऑडिटर नहीं करेगा, ये हाई जजमेंट एरिया है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स नहीं चेक करा सकते कि भाई इवैल्यूएट कर ले एक बार डिस्क्लोजर सही है या नहीं सही है, तू बना के दे दे, तो ये सब नहीं करा सकते। रोमम असेस नहीं करा सकते कि भाई तू असेस करके दे दे ये कितना रोमम होगा, ये सब काम एक्सटर्नल ऑडिटर ही करेगा। दीज ऑल वर्क्स आर टू बी डन बाय ओनली एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट, हम कोई एस्टिमेट रिलेटेड या इवैल्यूएशन नहीं करा सकते एस्टिमेट की, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार मैं पूरा समराइज़ करवा दूँ। हमने सबसे पहले ये देखा कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था, कि ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, पहले डिसाइड करेगा। डिसाइड के लिए हमने देखा कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, कॉम्पिटेंस देखेंगे और डिसिप्लिन अप्रोच देखेंगे, ठीक है।
फिर हमने कहा कि यूज़ करें या ना करें, एडिक्वेट भी है या नहीं। एडिक्वेट कर देखने के लिए हमने ये देखा कि और वो ट्रेंड है या नहीं, उसके जो कंक्लूजन्स है वो ठीक से निकले हैं या नहीं, ठीक है, सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑर्डिनेंस मिले हैं, उसको सुपरवाइज और रिव्यू हो रहा है उसका काम, और अनयूजुअल मैटर नहीं है। फिर हमने ये भी एक पॉइंट देखा था कि एंटी डिटरमाइन करेंगे कितना काम दे जो कि रूटीन नेचर का है। फिर हमने देखा रिटर्न अग्रीमेंट कराएंगे दो मैनेजमेंट के साथ और इंटरनल ऑडिटर के साथ। फिर हमने एरियाज़ देखे कि किन किन एरियाज़ में ऑडिटर जो है डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, ठीक है, हाई एरिया वाले। उसमें तो गोइंग कंसर्न ये सब 4-5 पॉइंट देख ले कि सिग्निफिकेंट जजमेंट एरिया क्या होते हैं। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे ना ये वो वाले पॉइंट है, डॉक्यूमेंट डायरेक्ट असिस्टेंस वाले। इसके अंदर क्या पॉइंट है कि अगर वो सोचता है कि डॉक्यूमेंट, अगर वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस जो उसने इवैल्यूएट करी थी फर्स्ट पॉइंट में OCD के अंदर, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है ना वो इवैल्यूएट करेगा, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस जो है ना वो डॉक्यूमेंट करेगा जो उसने इवैल्यूएट करी थी, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट बताएगा कि उसने जो ऑडिटर से काम कराया, ये फर्स्ट वाले पॉइंट्स ही आ गए। हमें कहते हैं एंटी डिसाइड करेंगे उसके काम का कि उससे कितना काम कराना है, तो वो बताएंगे कि हमने नेचर और एक्सटेंट कितना काम कराया उससे, उसका काम किसने रिव्यू करा। रिटर्न अग्रीमेंट को भी हम डिस्क्लोज करेंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट करेंगे, और इंटरनल ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स को भी हम डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। ये हम चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे। इसमें मतलब कुछ नहीं खास चीज़ है कि उसकी जो इवैल्यूएशंस करी वो करेंगे, एंटी करेंगे उसके काम का, ठीक है, किसने रिव्यू करा वो करेंगे, रिटर्न अग्रीमेंट हुए थे जो वो सारे वो करेंगे, और वर्किंग पेपर्स करेंगे। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के जो जो अफेक्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव। हमने कहा था ना OCD चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी हम कैसे चेक करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर की फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप क्या है। इंटरनल ऑडिटर की फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट के साथ। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटिटी एक्सपेक्ट का मतलब है मैनेजमेंट। तो उसकी फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप कैसी है मैनेजमेंट के साथ, कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एसोसिएशन विद डिवीज़न एंड डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट एंड डिवीज़न है उसके साथ कोई एसोसिएशंस वगैरह तो नहीं है उसकी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है उसका। रेमुनरेशन को छोड़ के, मतलब वो एक अगर एम्प्लॉय है तो उसको रेमुनरेशन मिलेगी, या अदर देन एम्प्लॉय है तो भी उसको उसका मतलब प्रोफेशनल फीस मिलेगी। तो उसके अलावा तो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है ना उसका एंटिटी के अंदर, मतलब वो इंडिपेंडेंट भी है ना। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ये तो देखते थे हम कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट कैसे कहेंगे, उसकी कोई एसोसिएशन नहीं है डिपार्टमेंट के साथ, कोई रिलेशनशिप नहीं है मैनेजमेंट के साथ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है उसका। और इंटरनल ऑडिटर स्टेटस इन कंपनी, उसका स्टेटस क्या है कंपनी में, वो पॉलिसीज और प्रोसीजर जो कर रहा है वो सपोर्ट करती है ना उसकी ऑब्जेक्टिविटी को। तो दैट्स ऑल फॉर SC 610। हमने क्या क्या देखा था, हमने इवैल्यूएशन करना देखा, फिर उसका एंटी कैसे डिटरमाइन करें, एंटी में क्या क्या काम दे सकते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि हम उसके काम को एडिक्वेट कैब कहेंगे, रिटर्न अग्रीमेंट लेंगे, किन किन एरियाज़ में करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट करके चलेंगे, और लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी वाला। बस दैट्स ऑल। हमने अप्रोक्स 13 मिनट्स के अंदर पूरा हमारा ऐसे 610 कवर कर लिया है। जल्दी ऐसे ही ऐसे इसके साथ और मिलेंगे, तो मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय।